हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि वायु प्रदूषण से एक साल में 16 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। उसमें राज्यों की स्थिति भी दी गई है जो आपको आगे बताई जाएगी, और ये स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है ये आपको पता चलेगा। दूसरी न्यूज़ है कि यहाँ पर होगा गोगरा और हॉट स्प्रिंग और डीप सॉन्ग में भी तनाव हो सकता है खत्म। यहाँ पर डीप सॉन्ग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। भारत और चीन के जो वार्ता चल रही थी, अभी जो 10वें राउंड की बात चली है और वो भी लगभग 16 घंटे चली है। उसके बाद ये दोनों देशों में जो क्लियर हुआ है कि अब जितनी भी सेनाएं हैं वो इन तीनों जगह से भी हटा ली जाएंगी और शांति बहाल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि चीन भरोसेमंद नहीं है, कई बार आपको मैंने भी बताया है और न्यूज़ में भी आया है, लेकिन शांति की पहल को देखते हुए और विश्व समुदाय को देखते हुए भारत ने यह फैसला लिया है कि वो भी अपनी सेना को पीछे लाएगा। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 16 घंटे चली बैठक में सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर गहन बातचीत हुई है। कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की मैराथन वार्ता के दौरान भारत और चीन ने LAC के दूसरे अग्रिम मोर्चे से टकराव खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। वार्ता को लेकर रविवार को जारी संयुक्त बयान में साफ कहा गया कि भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार हुए संवाद में बनी सहमति के अनुरूप सीमा पर स्थिति को नियंत्रित में रखते हुए गतिरोध के बचे हुए मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते पर अमल करने के बाद भारत और चीन टकराव के अन्य बिंदुओं पर गतिरोध खत्म करना चाहते हैं। पैंगोंग इलाके में सैनिकों की वापसी के 48 घंटे के भीतर वार्ता की टेबल पर आना और फिर 10वें दौर की वार्ता के लिए संयुक्त बयान जारी कर गतिरोध हल करने के लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की बात इसका परिणाम है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वायु प्रदूषण कितना खतरनाक हो गया है कि 16 लाख लोगों की जान ले ली है। दिल्ली NCR सहित देश भर में वायु प्रदूषण भयावह रूप लेता जा रहा है। हर प्रयास के बावजूद दमघोंटू हवा जिंदगियां लील रहा है। आलम यह है कि 2019 में देश के विभिन्न हिस्सों से 16.7 लाख लोग असमय काल का ग्रास बन गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। अकेले दिल्ली में ही 17,248 लोगों ने वायु प्रदूषण से दम तोड़ दिया है। चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट में औपचारिक तौर पर यह 25 फरवरी को जारी किया गया और इसमें बताया गया कि इतनी अधिक संख्या में हुई मौतों से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। अब इसमें देखिए जो स्थिति दी गई है मौतों की, उत्तर प्रदेश में 3,49,000 मौतें, लगभग महाराष्ट्र में लगभग 1,40,000, बिहार में 1,26,000, ऐसे करके आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं कि भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, और दूसरी न्यूज़ है कि विदेशी नागरिकों को भी आरोपित बनाएगी पुलिस। ये टूल किट वाला मामला है। तो पहली न्यूज़ है कि राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले 15 दिन से चल रहा सैन्य संयुक्त अभ्यास रविवार को संपन्न हो गया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर अपनी जो संयुक्त अभ्यास था उसको संपन्न किया। देखिए अमेरिका जो है वो हमेशा, जब वो उसके ऊपर हमला हुआ 9/11 वाला, तो वो सख्त हुआ आतंकवाद को लेकर। उसने कई कानून बनाए और सबसे सख्ती से पेश आया। हालांकि भारत उस तरीके से पेश नहीं आता है जितना अमेरिका आता है। तो आतंकवाद को लेकर अमेरिका हर देश का साथ देने के लिए इसलिए तैयार रहता है क्योंकि वो भी आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है, और भारत आतंकवाद से सबसे ग्रसित देश है, इसलिए वो भी चाहेगा कि अमेरिका, फ्रांस ये सब उसका साथ दें। आज के आर्टिकल में आपको भी देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से फ्रांस ने इस्लाम को लेकर, यानी कि जो मदरसे हैं और मस्जिद हैं, इनको लेकर जो नए कानून बनाए हैं और काफ़ी सशक्त कानून बनाए हैं, ये एक आतंकवाद पर ही आप कह सकते हैं कि रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि मदरसों में अब शिक्षा को छोड़कर आतंकवाद की तरफ बढ़ावा देने वाली बातें की जाती हैं, धर्म के लिए अपने आप को जिहादी बनाने की बात करी जाती है। तो ये सब जो न्यूज़ है वो आपको आगे आर्टिकल में देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए बनाई गई टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल समेत उससे जुड़े तमाम विदेशी नागरिकों पीटर फेडरिक, भजन सिंह भिंडर, पुनीत, मेरिना पेंटरसन, अनिता लाल थिराका, शुभम व अन्य को आरोपी बनाएगी। उसमें बताया गया कि खालिस्तान समर्थकों ने ही मुख्य तौर पर साजिश रची और भारत में रहने वाले कुछ चेहरों का सहारा लिया, खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारों पर दबाव बनाने वाले वैश्विक आंदोलन एक्सटिंक्शन रेबेलियन के सदस्यों की मदद ली गई। उक्त विदेशी आंदोलनों नागरिकों के संपर्क में विदेशी देश विदेश के कई जलवायु व पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि केंद्र व राज्य मिलकर उठाएं कदम, और ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसको कम करने के लिए। और दूसरी न्यूज़ है कि सख्ती बढ़ने से, सख्ती नहीं यहाँ सख्ती बढ़ने से सैकड़ों, यहाँ पर होगा सैकड़ों कारोबारियों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। तकनीकी तौर पर पेट्रोलियम की कीमतें खुले बाजार के अधीन हैं और सरकार का सीधा कोई नियंत्रण नहीं है। फिलहाल बढ़ी कीमतों को तार्किक स्तर पर लाने का तरीका यही है कि केंद्र व राज्यों की सरकारें मिलकर चर्चा करें। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र एवं राज्यों के कर लगभग बराबर हैं। केंद्र शुल्क हटा भी देता है तो क्या गारंटी है कि इसका लाभ राज्य नहीं उठाएंगे। भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमतों में 60% और डीजल की कीमतों में लगभग 56% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें लेती हैं। अब देखिए, जो वित्त मंत्री हैं वो एक तरीके से पल्ला झाड़ रही हैं केंद्र और राज्य बोल के। उनको पता है कि अगर केंद्र सरकार चाहेगा, पेट्रोलियम मंत्रालय चाहेगा, तो कर को कम कर दिया जाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे। ये आपस में टकराव की स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का हो रहा है, जो कि अब 100 के करीब पहुंचने को तैयार है पेट्रोल। और देशों में भारत के मुकाबले पेट्रोल की डीजल की कीमतें कम हैं, तो भारत में क्यों नहीं कम हो सकती हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो अगर आप चाहें तो सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं, अगर आप चाहें तो कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक कारों की तरफ, बाइक की तरफ, स्कूटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो पहले आप इसको तो कम करें, तभी तो आप इंसान उसकी तरफ सोचेगा। जब पैसे बचाएगा तब किसी दूसरी वस्तु को लेने की बात सोचेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब केंद्र सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कीमतों को कैसे कम किया जाए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सख्ती बढ़ने से सैकड़ों कारोबारियों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित। जीएसटी मामले में जरा भी हेराफेरी अब बर्दाश्त नहीं की जा रही है। 1 जनवरी से अब तक सैकड़ों कारोबारियों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है। जीएसटी निलंबन की वजह से इन कारोबारियों का रिफंड रुकने के साथ साथ बाजार में उनकी छवि को भी धक्का लगा है। कारोबारियों का कहना है कि मामूली गलती पर पंजीकरण निलंबित होने से कारोबारियों में नुकसान हो रहा है। व्यापारियों व ट्रांसपोर्टर्स ने इसके विरोध में 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद का ऐलान किया है। जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि उन कारोबारियों के पंजीयन निलंबित हो रहे हैं जिनके पते वास्तविक जांच में सही नहीं पाए जा रहे हैं या फिर उन पर गलत रिटर्न भरने का मामला बनता है। जीएसटी एक्सपर्ट्स एवं सीए राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि छोटे शहरों में जीएसटी के कई जटिल प्रावधानों को कारोबारी समझ नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है दुनिया को राह दिखाता फ्रांस, आज नहीं तो कल इस्लाम की इस मूल टेक को खंडित करना ही होगा कि उसे पूरी दुनिया का शासन का अधिकार है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण द्वारा। दूसरा आर्टिकल है संजीवनी सिद्ध हुआ संकल्प। जम्मू कश्मीर पर भारतीय संसद ने के संकल्प ने पाकिस्तानी षड्यंत्रों को जवाब देने का काम किया है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है विधि मामलों के विशेषज्ञ एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के सदस्य प्रोफेसर हरवंश दीक्षित द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है कि फिर सिर उठाता कोरोना। कोरोना की चिंता अब गंभीर बनती जा रही है। महाराष्ट्र, केरल
जैसे कई राज्यों में जहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी संसद ने हाल में गणतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का विधेयक पारित किया है। इसका उद्देश्य आम मुसलमानों को रेडिकल यानी कि चरमपंथी इस्लाम से दूर रखना है। इसमें मस्जिदों को बाहरी धन लेने से रोकना, मुस्लिम बच्चों को भूमिगत इस्लामिक प्रशिक्षण स्थलों में भेजने से रोकना, डॉक्टरों द्वारा मुस्लिम लड़कियों को कुंवारी होने का प्रमाण देने पर रोक लगाने जैसे प्राविधान हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे इस्लाम पर हमला करार दिया है। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के पुतले जलाए गए। इस बीच अहम सवाल यह है कि क्या राज्य या सरकार जिहादी और अन्य पक्षों के बीच तटस्थ बने रहेंगे। यदि राज्य निर्विकार हो जाए तो संविधान को अंगूठा दिखाते हुए इस्लामवाद पूरे देश को शरीयत से चलाने की विवश करेगा। यानी कि जो आतंकवाद की तरफ बढ़ने वाली एक्टिविटी होती है फ्रांस में, उसको पहले ही रोकने का कानून आ गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जितनी भी मस्जिदें होंगी, मदरसे होंगी, अब वो सीधे तौर पर फ्रांस सरकार के निगरानी में होंगी। वस्तुतः लंबे समय से यूरोप में बहुलवाद की स्वीकृति के कारण तमाम इस्लामिक रीतियों को छूट मिलती रही है, लेकिन धीरे धीरे हर कहीं महसूस किया गया है कि इससे समाज में बहुलता के बजाय शरीयत का दबदबा क्रमशः बढ़ा है। इस्लामिक समूहों के स्थानीय सांस्कृतिक स्वीकारने के बदले हर बात में इस्लामी मान्यताएं लादने की नीति रखी गई है। इसका कारण यही है कि लोकतांत्रिक देश के नेता और बुद्धिजीवी आदि जिहाद इतिहास से पूर्णतः अंधेरे में रहते हैं। अपनी इकहरी नैतिकता के चलते पूरी समस्या को समझ नहीं पाते, इसलिए धीरे धीरे सभी लोकतांत्रिक देशों में इस्लामी दबदबा बढ़ा है। फ्रांस ने अभी समझना ही शुरू किया है कि उनके देश में एक विशेष वर्ग है जो देश में मिलजुल कर नहीं रहना चाहता। लिबरल बुद्धिजीवी भी फ्रांस में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि विपरीत निशाने को नज़रअंदाज करने में लगे रहते हैं। निसंदेह मुसलमानों के विरुद्ध आम संदेश अनुचित है, किंतु इसे खात्मे से मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। अब देखिए, किसी एक की वजह से पूरे समुदाय को, पूरे धर्म को गलत ठहराना, ये सबसे गलत बात है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हर धर्म में कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन अगर आप एक वर्ग को गलत निगाह से देखेंगे, अब अगर गलत निगाह से बचना है या फिर आप कह सकते हैं कि इस नीति से जो छवि से निकलना है, तो उसमें उस वर्ग को भी साथ देना होगा, उन्हें भी अपने लोगों को समझाना होगा या उन लोगों से दूर रहना होगा जो ऐसे कार्यों में रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है संजीवनी सिद्ध हुआ संकल्प। इंसान की तरह राष्ट्र के जीवन में भी संकल्पों का गहरा असर पड़ता है। हर स्वर में किए गए आह्वान पूरे राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। हमारे साथ 27 साल पहले यह घटित हो चुका है। वह पड़ाव था जब जम्मू कश्मीर का संकल्प दिवस, जब हमने अपने लड़खड़ाते हुए आत्मविश्वास को पुनः हासिल करने की शुरुआत की थी। 22 फरवरी 1994 को संसद के दोनों सदनों ने एक स्वर में पूरे जम्मू कश्मीर की भारत के अभिन्न अंग के रूप में एक बार पुनः निरूपित करते हुए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से को वापस लेने का संकल्प लिया था। बाहरी तौर पर देखने से इसमें कुछ नया नहीं लगता। हमारा संविधान जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन संविधान की प्रस्तावना तथा धारा 3 में भी समग्र जम्मू कश्मीर की भारत का हिस्सा माना गया है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों के बावजूद बनरजीत भुट्टो ने अपने मिशन में सफल होती दिख रही थी। भारत को इन परिस्थितियों की गंभीरता का अंदाजा तब लगा जब 1993 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जुड़े जॉन मैलेट तथा बाद में रॉबिन राफेल अपनी भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते दिखे। इस्लामिक देशों का संगठन भी इस मुहिम में शामिल हो गया और कश्मीर में हालात का जायजा लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने हेतु वीजा की मांग कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अलग थलग पड़ता जा रहा था और उस समय हम एकजुट होकर एक राष्ट्र के रूप में नहीं खड़े होते तो जम्मू कश्मीर को गंवाने का खतरा पैदा होने लगा था। उन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय संसद ने एकजुटता के माध्यम से जो संदेश दिया, उसने आगे बढ़ने की हमारी पीठिका तैयार कर दी। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सभी और देशों को अपनी तरफ किया कि कश्मीर उनका है और उनके साथ गलत हो रहा है। उन्होंने अमेरिका तक को अपनी तरफ कर लिया था
और विश्व समुदाय में और भी देश थे। तो उसमें क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल और देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत में वीज़ा की मांग करने लगे कि हमें जम्मू कश्मीर का दौरा करना है। जैसा अभी हाल ही में हुआ था कि जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा हटाई गई थी, तो विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया था राजनयिकों का, और उन्होंने वहाँ का जायजा लिया और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव बयान दिए हैं कि वहाँ स्थिति सामान्य है, लोकतांत्रिक मूल्यों की वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो वैसा पहले नहीं था। लोग पूरी तरीके से भारत के विपरीत जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसमें हुआ कि फिर भारतीय संसद ने बहुत ही एकजुटता और समझदारी का काम दिखाया। सभी राजनीतिक दल एक हो गए और उन्होंने एक सुर में बयान दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो केंद्र सरकार के साथ तत्पर होकर इस मामले में अडिग है। तो एक कहने का मतलब ये है कि आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में कितना अंतर है। आज जब जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को किसी न किसी तरीके से कटघरे में खड़ा करती हैं, और उस समय जो एकजुटता दिखाई गई थी उसी का ये हल था कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। नहीं तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जम्मू कश्मीर भारत को गंवाना पड़ता। यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख खोने के अलावा भारत पर सुरक्षा परिषद की ओर से पाबंदियां भी लगाई जा सकती थीं, किंतु उसके केवल 5 दिन पहले ही संसद द्वारा पारित संकल्प ने पूरी बाजी पलट दी। तब संपूर्ण भारत एकजुट होकर उसका सामना करने को तैयार था। हमारा पक्ष रखने के लिए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संसद के अनुभवी और शक्तिलब्ध सदस्यों को भेजा गया। इसका सकारात्मक असर पड़ा। इंडोनेशिया और लीबिया जैसे देशों ने इस मुहिम में खुद को अलग कर लिया। सीरिया और ईरान ने भी उसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश कर दिया। यहाँ तक कि चीन ने भी अपने समर्थन वापस ले लिया था। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि पाकिस्तान को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। इस जीत के बाद भारत ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संसद के माध्यम से पारित उस राष्ट्रीय संकल्प की परिणति 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के रूप में प्रत्यक्ष हुई। इससे जम्मू कश्मीर पर सभी को बराबरी का अधिकार मिला। आतंकवाद वहां अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और विकासोन्मुखी लोकतंत्र अपनी गति पकड़ चुका है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, फिर सिर उठाता कोरोना। यह गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि महाराष्ट्र और केरल के अलावा कुछ और राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस सिलसिले को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इसके लिए केवल यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें केंद्र के इस निर्देश का तत्परता से पालन करें कि टीकाकरण में तेजी लाई जाए, बल्कि यह भी है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए गंभीरता प्रदर्शित करें। यह गंभीरता उन राज्यों के लोगों को भी दिखानी होगी जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने का मतलब नहीं है कि उसका प्रकोप खत्म हो गया है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले यही कह रहे हैं। लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अब भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सार्वजनिक यातायात के साधन उपलब्ध होने के साथ ही अन्य पाबंदियों से मुक्ति मिल चुकी है। जब इतने समय तक मास्क लगाने और सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बरतने के प्रति सावधानी दिखाई गई है, तो फिर कुछ और दिन ऐसा करने में क्या हर्ज है। इसकी अनदेखी न की जाए कि कोरोना का कहर कम होने के बाद भी वह जानलेवा साबित हो रहा है और करीब 100 लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में न्यूज़ है कमाल के जोकोविच। देखिए, मेदवेदेव को सीधे सेटों में हराकर 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन इन्होंने जीता है। कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को यहां 9वीं बार पुरुष सिंगल्स फाइनल में डेनिल मेदवेदेव को हराकर 9वीं बार यह खिताब जीता है। जोकोविच ने इसके साथ ही 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रोजर फेडरर और राफेल नडाल के पुरुष सिंगल्स के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। जोकोविच ने दमदार सर्विस और रिटर्न के अलावा बेस लाइन पर दबदबा बनाए रखते हुए मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से सीधे सेटों में शिकस्त देकर मेलबर्न पार्क में लगातार तीसरी खिताब जीत की है। जोकोविच ने यह मैच 1 घंटे 53 मिनट में जीता है। और जोकोविच इससे पहले सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था उन्होंने 2008 में, फिर 2011 में, फिर 12, 13, 15, 16, 19 और फिर 20 में। तो ये आज का
यानी 22 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।